दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। स्तंभ सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी कामनी उसे यह खुशखबरी सुनाकर गई थी कि राधिका देवी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। राधिका देवी बनारस के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थीं, जो अपने बेटों सुशील और अनिल के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। राधिका देवी ने कुछ ही दिन पहले दीपा को अपनी सहेली चंद्रिका की बेटी तनु के साथ देखा था और सांवली साधारण रूप रंग वाली धीर गंभीर अल्पभाषी दीपा को अच्छी तरह से जान परख लिया था और तनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर दीपा के घर गई थी। दीपा के पिता तो नहीं थे, ना कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन कामनी जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, कामनी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता कर लें। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दीपा से बात कर लूँ, कहा था कामनी ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनील और उसका 1 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बाल बाल बच गए थे। अब राधिका को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें कामनी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो गया था। साधारण घर की लड़की दब कर रहेगी, उसके वैभव में लड़की सीधी लग रही थी, चुपचाप सिद्धार्थ की देखभाल करेगी। यही चलता रहता था राधिका के मन में। दीपा एमए अभी पूरा हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटी की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता था। उसे अपने साधारण रूप का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देखकर उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। वैसे भी उसकी अपनी कोई पसंद नहीं थी। कामनी को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। सुनील की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। रही सिद्धार्थ की बात, तो वो जानती थी कि दीपा को बच्चे से प्यार है, उसे सिद्धार्थ से लगाव हो ही जाएगा, यह भरोसा उन्हें था। विवाह आनन फानन में तय हो गया था। राधिका, सुनील, अनिल और उसकी खूबसूरत पत्नी मंजू, अनिल से छोटी सुजाता और सुनंदा सब मिलकर दीपा को हीरे की अंगूठी पहनाए गए थे। कामनी राधिका के बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो रही थी। विवाह 1 महीने बाद ही होना था। सबके जाने के बाद दीपा ने कहा, माँ, मुझे जैसे साधारण शक्ल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वे सब कितने गोरे, कितने सुंदर, और सिद्धार्थ को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ आए थे, वे तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को? बेटा पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नए नक्शे हैं मेरी बेटी के। तू बस अब खुशियों से की तैयारी कर बेटा। फिर जितना हो सका था कामनी ने अपनी बेटी के लिए किया था। राधिका देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया था। दीपा ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। दीपा के दिल में सिद्धार्थ को देखते ही उसे छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी थी। सुशील ने पहली रात ही दीपा से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फर्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। मैं तो खुद हैरान हो गया
था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती है, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। आवाक बैठी रही दीपा। यह क्या हो गया? उसका दिल अंदर से ही रो पड़ा। अगले एक हफ्ते में ही उसके सबके व्यवहार में एक परायापन के लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा यह क्या है, अमीर गरीब का फ़र्क है, बस सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके अस्तित्व में जो असमानता थी वह साफ साफ महसूस होने लगी थी। दीपा ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते सिद्धार्थ को अपने बाहों में ले लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। सुजाता और सुनंदा अभी बीकॉम में पढ़ रही थी। दीपा को एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दीपावली पर राधिका देवी ने सुशील से कहा, कल दीपा को भी शॉपिंग करा लाना। सुजाता ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए? दीपा ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद कर लेंगे खरीद लूँगी। मुंहफट सुनंदा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्ठी भाभी के लिए भी जो भी खरीद के लाते थे उन पर जचता था। आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा क्या खरीदा जाए। अपमान से जल गया दीपा का दिल, आंखें भर आई। दुख और ज़्यादा तब हुआ जब देखा वहाँ बैठे घर का हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में, क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था। ले आते कोई गोरी सुंदर, लेकिन उसके संस्कार ने उसे कुछ भी कहने से रोक रखा था। अब दीपा ज़्यादा से ज़्यादा समय सिद्धार्थ को देख रेख में दिन बीतने लगे। एक दिन वह कमरे में अकेली उदास बैठी थी। सुशील ने कहा, उदास क्यों बैठी हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। दीपा ने सोचा, रानियां क्या सचमुच में सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा नारी को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उसके मन के बारे में पूछा था? सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिल आऊँ? मन लगता है तुम्हारा वहाँ अब? क्यों नहीं लगेगा, मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ के वैभव की भी आदत पड़ गई होगी। इस बात पर दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाऊं? जवाब में उसके रूम में आती राधिका देवी ने दिया, नहीं बहू, उस छोटे घर में परेशान हो जाएगा वह। माँ जी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी लेके जाओ। दीपा के मन में बहुत कष्ट पहुंचा। वह हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया था। क्या इसीलिए कि वह इस घर के रौब-दाब में दबी रहे, उसके बेटे की ज़रूरत का एक साधन बनी रहे और सिद्धार्थ की देखभाल करती रहे। सिद्धार्थ से तो उसे लगाव हो गया था, वहीं भी उसके आसपास ही मंडराता रहता था। अब तो वह उसी के साथ सोने भी लगा था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आई। सुनील तो कभी उसके साथ गया, फिर तो खड़ा खड़ा हालचाल लेता और व्यस्तता का बहाना बनाकर चल देता। अब दीपा चाहती थी कि वह नहीं जाए। दामाद की सेवा में जब कामनी इधर उधर दौड़ती तो दीपा बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वह अकेले ही आने जाने लगी। दीपा के दिल में एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात सुनील ने दीपा से कहा, मैं दूसरे बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस सिद्धार्थ हमारी एक ही संतान रहेगी। माँ भी यही चाहती है। पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर सिद्धार्थ को सौतेलापन महसूस ना हो, इसलिए सौतेलापन
क्यों होगा? मैं सिद्धार्थ को अपना बेटा ही समझती हूँ। माँ कहती है ये सब कहने की बातें, फ़र्क तो होता ही है। लेकिन मैं माँ बनना, बीच में ही बात काट दी सुनील ने। बस सिद्धार्थ की ही माँ बनकर रहोगी, क्या प्रॉब्लम है? उस दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप यह दर्द पी गई। दीपा ने दिव्या की फ़ोटो अलमारी में कई बार देखी थी। वह बहुत खूबसूरत थी दिव्या। दीपा को लगता था कि कहाँ दिव्या और कहाँ वे 3 साल के साथ रहा था सुनील और दिव्या का उससे कोई बात। वह हैरानी की बात होती थी कि सुनील दिव्या की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी सुनील से पूछा था, सुनील ने सपाट स्वर में कहा, अब छोड़ो ना पुरानी बातों, जो है उन्हीं के बारे में सोचो, फालतू बात क्या करना। दीपा को अजीब लगा, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का। ऐसा नापा तुला जवाब दिया। दिव्या के लिए प्यार और ज़रा सी भी याद महसूस नहीं होती थी सुनील को। मैं शुरू में इस घर की बात पर गहरा दुख होता था कि काश वे साधारण घर हैसियत के रूप में अगर किसी इंसान से शादी हुई होती तो शायद वह खुश होती। यह कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थी, लेकिन उसका मान सम्मान इस हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग वाणों से जलकर स्वाहा हो चुका था। अब उसे अपने माँ ना बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसने बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मम्मी के बार बार पूछने पर उसने सुनील की बात बताते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, सिद्धार्थ ही मेरा बेटा है। समय को तो बीतना ही होता है, वह तो बीत ही रहा था। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं रहता है। अब सिद्धार्थ में दीपा की जान बस रही थी। सिद्धार्थ ही उसके मातृत्व की प्यास को पूरा करता था। सिद्धार्थ अब 5 साल का हो गया था। नौकरों के होते हुए वह खुद उसका काम करती थी। सिद्धार्थ के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह सिद्धार्थ के लिए किचन में कुछ बना रही थी। राधिका देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ने को ही नहीं चाहते। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? दीपा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था और दिल उसका भर आया था। राधिका देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है और गैस के सामने खड़ी खड़ी शक्ल सूरत भी खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो ना रहो, तुम्हें सिद्धार्थ की नौकरानी समझेंगे लोग। दीपा चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। सिद्धार्थ के आने तक वह मुंह हाथ पैर धुलकर फ्रेश हो गई। सिद्धार्थ को खाना अपने हाथों से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनना पड़ता था। फिर सिद्धार्थ उसके पास ही लेट गया था। दीपा के मन में यही चल रहा था। उसकी माँ ने उसे पैसों से अधिक इंसान और इंसानी रिश्तों की कद्र सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी बड़े जड़ें फैला चुका था। इस कथाकथित हाई स्टैंड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उस एक झटके को उखाड़ फेंके। वह सिद्धार्थ को खुद पढ़ाती, सबके कहने पर भी उसे सिद्धार्थ के लिए कोई ट्यूशन नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता था तो सुजाता या सुनंदा जाती थी। सुनंदा अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे। आप तो इस घर की लगती ही नहीं है, लोग कहीं गलत ना समझ लें। दीपा ने इन बातों का भी जवाब नहीं दिया था और उसका धैर्य और सहनशक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। अनिल
की भी 2 बेटियां सिद्धि और समृद्धि हो गई थी। सुजाता और सुनंदा का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया था। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व निखारने में दीपा ने दिन रात एक कर दिए थे। वह जानता था कि दीपा उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में सगा सौतेला जैसे शब्द कभी नहीं आया था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता सिद्धार्थ MA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्ते की अब लाइन लग गई थी। एक दिन सुजाता और सुनंदा दोनों सब परिवार आई हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। राधिका देवी, सुनील, अनिल, पूरा परिवार एक जगह जमा था। राधिका देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थी। डिनर के बाद सुजाता ने कहा, चल बता अब कैसी लड़की से शादी करेगा। मैं ये फ़ोटो लाई हूँ, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियाँ। कहते हुए सुजाता ने एक नज़र दीपा पर डाली और चुप होकर सोफे पे बैठी हुई थी। सुनंदा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शक्ल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। दीपा का छलनी मन अब इन बातों का अभ्यास था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान थी। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, सबकी नज़रें उसी पर थी। सिद्धि समृद्धि भी बोल उठी, हाँ भैया, जल्दी फाइनल करो लड़की। सिद्धार्थ आराम से चलते हुए दीपा के सोफे के हत्थे पर बैठ गया, बाहों में दीपा के गले में डाल दिया। कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह ही चाहिए, यही रूप, यही रंग, स्वभाव बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहाँ बैठी हर औरतें दीपा को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। और दीपा उसे तो उसके बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर बैठा दिया था कि सारा जीवन का अपमान उसे झुलसते हुए एक पल में जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया था। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह चमक उठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की अपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया था। सिद्धार्थ ने दीपा के आंसू पोंछते हुए उसे घुटने के नीचे टिकते हुए अपना सिर दीपा की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे साफ सूंघ गया था। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।